अस्सलामुअलैकुम बेटा। मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। हम डिस्कस कर रहे थे मई जून 2023 और उसका वेरिएंट 11। हमने 20 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए थे बेटा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 21 से। कहता है द डायग्राम शोज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 8 एलिमेंट्स विद कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। हमने पीरियड 3 के मेल्टिंग पॉइंट्स पढ़े थे। मैं आपको याद दिलाऊं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फिर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद सल्फर, फिर क्लोरीन एंड सो ऑन। ये था सोडियम, ये मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम, ये सिलिकॉन, फॉस्फोरस P4 और सल्फर S8 बेटा। इसलिए आपको याद होगा पीरियड 3 के मेल्टिंग पॉइंट हमने पढ़े थे। तो ये कुछ इस तरह का था। सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पीरियड 3 में सिलिकॉन का होता है। विच एलिमेंट कुड बी सोडियम, सोडियम पूछ रहे हैं। तो अब आप सोचो कि अगर ये जो सबसे टॉप वाला है जिससे ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ये सिलिकॉन हो गया। तो सिलिकॉन से पहले क्या आएगा बेटा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से पहले क्या आएगा? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम से पहले क्या आ जाएगा? सोडियम। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर मस्ट बी द सी बेटा, ठीक है। तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 पे आता हूँ। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ Br2, ICl और IBr आर गिवन इन द टेबल, ठीक है। आपको बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, ब्रोमीन का दिया हुआ है, ICl का दिया हुआ है और IBr का दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है विच रो एक्सप्लेन्स वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ICl इज ग्रेटर देन Br2 और IBr इज ग्रेटर देन ICl, ठीक है। अच्छा, पहले तो मैं आपको, इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं, एक बात याद दिलाऊं। जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। अगर आप चेक करें तो सबसे ऊपर फ्लोरीन है, उसके नीचे क्लोरीन है, उसके नीचे ब्रोमीन है और उसके नीचे आयोडीन है। अब ज़रा बात को समझिएगा, ये नॉन पोलर है। कंफर्म हो गया, ये नॉन पोलर है। अब एक और बात सुनिए, ICl और IBr को कंपेयर कीजिए तो देखो बेटा, IBr में गैप कम है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा। लेकिन ICl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ICl जो है वो पोलर है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। तो ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली आपकी सब्सटेंस क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। तो ICl पोलर है एज़ कंपेयर टू IBr। क्यों? क्योंकि IBr में डिफरेंस नहीं है, वो बिल्कुल क्लोज हैं, और ICl में डिफरेंस है। तो जाहिर बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा। अगर पोजीशंस डिफरेंट है, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो ऊपर वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, नीचे वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम, तो डिफरेंस ज़्यादा हो गया। आई होप बात समझ में आ गई होगी। चलें, अब देखें, ये दिमाग में रखें तो काम करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले पहला वाला वाई का आंसर ढूंढते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ICl इज ग्रेटर देन द Br2। तो ICl इज पोलर और Br इज नॉन पोलर। तो ऑप्शन ए देखें, ICl हैज़ स्ट्रॉन्गर इंड्यूस्ड डाइपोल, ये तो नॉन पोलर के लिए होती हैं, तो ऑप्शन ए हटा देता हूँ, ठीक है। और ICl हैज़ स्ट्रॉन्गर, ऑप्शन सी हटा देता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ICl इज़ पोलर जबकि Br2 इज़ नॉन पोलर। तो देखो, ICl हैज़ परमानेंट डाइपोल्स, यस। ICl हैज़ परमानेंट डाइपोल, यस। अब आ जाते हैं IBr और ICl। अब सोचो, IBr का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा क्यों है? हालांकि वो तो कंपैरेटिवली ज़्यादा नॉन पोलर है, उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाने से इंड्यूस
डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई हैं, डाइपोल डाइपोल से भी स्ट्रॉन्गर हो गई है। आप चेक करें ऑप्शन बी में क्या कहता है, IBR हैज़ स्ट्रॉन्गर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और नीचे क्या कह रहा है, देखो ये तो सही हो सकता है ना। अच्छा, हम ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। क्या कहता है, परमानेंट डाइपोल IBR हैज़ स्ट्रॉन्गर परमानेंट डाइपोल, सॉरी ये क्या IBR में परमानेंट डाइपोल्स होंगी? जी नहीं, आपको अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया था इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ ही हैं, करीब हैं, गैप नहीं है ना। ठीक है, तो ऑब्वियसली डी गलत हुआ, द राइट आंसर मस्ट बी द बी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आता हूँ। अ सोल्यूशन कंटेन्स बोथ मैग्नीशियम आयन स्ट्रोंटियम आयन, ठीक है, सेम कॉन्सेंट्रेशन। द सोल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पोर्शंस, ठीक है। उसके बाद कहता है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड ड्रॉप वाइज टू 1 पोर्शन, यानी 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, उनमें पहले आपने क्या किया, तो इक्वल पोर्शन वाले में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला और फिर आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, ठीक है, यानी सल्फेट डाला है। इसका मतलब ये हुआ, ये सॉल्युबिलिटी वाला सवाल है। ग्रुप 2 में टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेज, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे तो दोनों, लेकिन स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड चूंकि सॉल्युबल है तो उसका पीपीटी नहीं बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल है तो पीपीटी बनेगा। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पर मैग्नीशियम आयन के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के पीपीटी बनेंगे। एक बात, अब आपने दोनों में सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो सल्फ्यूरिक एसिड डालने से मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा। देखो एक टेस्ट ट्यूब में, जो मतलब पहली दफ़ा में टेस्ट ट्यूब्स के अंदर क्या क्या बन रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ये हो गया पहली दफ़ा में। दूसरी बार में क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड डालने से और स्ट्रोंटियम सल्फेट बनेगा। तो मैं कह रहा हूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होगा और ये सॉल्युबल होगा, तो पीपीटी किस में मिलेंगे, मैग्नीशियम में। अब आप सल्फेट डालते हैं, डाउन द ग्रुप 2 सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट डिक्रीजेस, तो स्ट्रोंटियम सल्फेट इनसॉल्युबल होगा तो पीपीटी देगा, जबकि मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल होगा। अब हो जाएगा सॉल्व। प्रेसिपिटेट सीन फर्स्ट व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड, तो स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो पीपीटी नहीं होंगे, ये हटा दूं। स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड के साथ पीपीटी नहीं होंगे, ये हटा दूं। इन दोनों में से कोई एक आंसर है। आगे देखो, प्रेसिपिटेट सीन फर्स्ट व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड, तो सल्फ्यूरिक एसिड में मैग्नीशियम सल्फेट के तो पीपीटी नहीं बनेंगे ना, वो तो सॉल्युबल होता है। स्ट्रोंटियम सल्फेट के बनेंगे, तो द करेक्ट आंसर मस्ट बी द बी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आता हूँ बेटा, देखिएगा। स्ट्रक्चर्ड आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म should be considered when answering this question, ठीक है। if a molecule contains two non identical chiral, इसका मतलब एक जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच होता है, कार्बन एटम 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स आर एग्जिस्ट, बिल्कुल सही बात है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया। हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H14O, 5 मेंबर्ड रिंग, टर्शरी एल्कोहल ग्रुप, ठीक है। अच्छा, C7 है और 5 मेंबर्ड रिंग है, मैं आपका थोड़ा साथ दे देता हूँ, ज़रा यहाँ देखिएगा, लुक एट हियर बेटा, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया। मैंने इसमें एक टर्शरी एल्कोहल बनाना है, तो मैंने यहाँ लगाया C और यहाँ लगाया OH, ये हो गया टर्शरी एल्कोहल, डन हो गया। अच्छा, अब मुझे एक कार्बन और लगाना है। सपोज करो मैंने कार्बन इधर एडजेसेंट पे लगा दिया, लेफ्ट पे लगाऊं राइट पे लगाऊं एक ही बात है। अब इसमें कितने कायरल हो गए ज़रा देखिएगा, 1 और ये 2 कायरल हो गए, एक हो गया, दोबारा देखिएगा, 1 2 3 4 5, ये हो गया टर्शरी एल्कोहल, ठीक है। अच्छा, अब मैं एडजेसेंट के बजाय यहाँ लगा देता हूँ कार्बन,
फिर से 2 कायरल हो गए, एक कायरल ये हो गया, एक कायरल ये हो गया, 2 हो गए। आगे चलिए, 1 2 3 5 सी और ओ एच। अब अगर मैं इस वाले कार्बन पे कार्बन लगाऊं तो रिपीट हो जाएगा ये वाला। अगर मैं इस वाले कार्बन पे कार्बन लगाऊं तो ये वाला रिपीट हो जाएगा। तो चलो, हमारे पास अब ऑप्शन नहीं है रिंग में मज़ीद कार्बन लगाने की, तो एक ऑप्शन बचा हुआ है, किधर, इसी के साथ कार्बन लगा दो, ऐसे 7 हो गए। इसमें कोई कायरल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाओ, राइट टू लेफ़्ट जाओ, कोई चीज़ डिफरेंट नहीं आ रही, सब सेम है। इसका मतलब इसमें कोई कायरल नहीं। अब सोचो, इसमें 2 कायरल हैं, तो 2 का मतलब हो गया इसके 4 ऑप्टिकल आइसोमर बन सकते हैं। इसमें 2 कायरल हैं, तो 2 का मतलब हो गया 4 ऑप्टिकल आइसोमर बन सकते हैं, और एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर आइसोमर ये बन गया। तो बेटा 4, ये 4 और ये 1, तो टोटल कितने आइसोमर बन गए? C7H14O के साथ अगर उसमें 5 मेंबर्ड रिंग हो, उसमें टर्शरी अल्कोहल भी हो, तो बेटा राइट आंसर इज 9। आई होप बात समझ में आ गई होगी, सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ। विच रिएजेंट विल रिएक्ट विद पेंटन 3 ऑल टू गिव अ मिक्सचर ऑफ स्टीरियो आइसोमर? स्टीरियो आइसोमर का मतलब बोथ ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। पेंटन 3 ऑल ये होता है 1 2 3 4 5, ये हो गया पेंटन 3 ऑल। चेक करते हैं ये किसके साथ रिएक्ट करके स्टीरियो आइसोमर्स दे सकता है। नंबर 1, एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर इसको रिएक्ट कराओगे तो कीटोन बन जाएगा। कीटोन स्टीरियो आइसोमर्स थोड़ी होते हैं, ठीक है। और दोनों तरफ C2H5 है, तो भी कायरल भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हम कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इस अल्कोहल को रिएक्ट कराएं तो ये अल्कीन दे देगा। ये देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। अल्कीन देगा मतलब OH हटाओ, लेफ्ट राइट में से कहीं से H हटाओ, तो एक डबल बॉन्ड ऐसे लग जाएगा। अब बताओ क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है? यस, हो सकती है, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन्स हैव 2 डिफरेंट ग्रुप्स। करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बी इज़ द राइट आंसर। ये एक ऐसा रिएजेंट है जो अगर पेंटन 3 ऑल के साथ रिएक्ट कर जाए तो ये स्टीरियो आइसोमर्स प्रोड्यूस कर सकता है। यस। उसके बाद आगे पढ़ लो, इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो एस्टर बना देगा। यहाँ पे अगर एस्टर लग भी जाए, सपोज करो इस जगह पे, तो भी ये 2 ग्रुप तो सेम है ना, तो कायरल तो फिर भी नहीं हुआ। हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो बेसिकली ये रिप्लेसमेंट हो सकती है, OH हट के Cl लग जाएगा। फिर से ये 2 ग्रुप सेम है, तो कायरल तो फिर भी नहीं हुआ, स्टीरियो फिर भी नहीं बन सकता। CD गलत हो गए। व्हाट्स राइट आंसर? राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 26 पे आता हूँ। एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल W कंटेन्स 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। इट रिक्वायर्स 4.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन। O लेवल का सवाल है। अच्छा, ये वैसे तो मुझे याद है, वैसे भी मुझे याद है, ये डी आंसर होगा, प्रोपनॉल। C3H8O, इसे जला दो। ये देखो C3H8O को जलाओ, ऑक्सीजन में क्या बनाएगा बेटा? 3CO2 और 4H2O बनाएगा। अब देखो प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं? 10। रिएक्टेंट साइड पे एक ऑक्सीजन ऑलरेडी है, कितने रह गए? 9। तो यहाँ क्या लिखूंगा? 4.5 आंसर। O लेवल वाला सही है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ रिएक्शन दैट प्रोसीड्स थ्रू इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन? अल्केन विद क्लोरीन। सही है भाई, अल्केन विद क्लोरीन के साथ यही रिएक्शन होता है ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में। पहले इनिशिएशन होता है, फिर प्रोपेगेशन होता है, फिर टर्मिनेशन होता है। तो चेक कर लो अल्केन के साथ क्लोरीन कहाँ रिएक्ट कर रही है। ए, आई डोंट थिंक सो ये किसी बच्चे को प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है। ऑप्शन बी को देखो, वो है SN रिएक्शन है। ऑप्शन C को देखो बेटा, तो अल्कोहल बन रहा है, एडिशन रिएक्शन है। ऑप्शन डी को देखो बेटा,
तो ऑप्शन डी के अंदर हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, साइनोहाइड्रिन बन रहा है। तो इनमें कहीं पे भी बी सी डी में कहीं पे भी इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन स्टेप नहीं है बेटा। राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 28 पे आता हूँ। कहता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म शुड बी कंसीडर्ड व्हेन आंसरिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है। A set of isomeric hydrocarbons all contains 14.3% by mass of the hydrogen. All reacts with bromine in addition. 0.28 gram of each hydrocarbon reacting with 0.799 gram of bromine. Okay. यानी पहले वाली इंफॉर्मेशन से हम एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं और दूसरी वाली से हम उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। कैसे? देखो बेटा, अगर वो ब्रोमीन से रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ उसमें वो अल्कीन है। ठीक है, वो क्या है? अल्कीन। अब आप सोचो, एक डबल बॉन्ड को अगर आप हटाएंगे तो आपको एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल चाहिए, 1 मोल ब्रोमीन मॉलिक्यूल। क्यों? बी आर और बी आर। तो यानी एक मोल ऑफ ब्रोमीन से अगर हम निकाल लें किसी भी हाइड्रोकार्बन का मास, तो वो उसके 1 मोल का मास होगा। जैसे कि इतने ब्रोमीन इतने मोल के साथ रिएक्ट करते हैं, इतने मास के साथ रिएक्ट करते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास आ सकता है। ठीक है। तो जैसे आपने एक छोटा सा की पॉइंट पढ़ा था कि 2 हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 डबल बॉन्ड, इसी तरीके से आप यूं भी तो कह सकते हैं 2 ब्रोमीन एटम्स इज इक्वल टू 1 डबल बॉन्ड। एक ही बात है। ठीक है। अब तो मैं इसको अलग अलग कैटेगराइज कर रहा हूँ। पहले तो मैं कार्बन की परसेंटेज निकाल लूँ। हाइड्रोकार्बन है तो मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन ओनली हैं। चले मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ। क्या कोई नज़र आ रहा है? ठीक है, ज़रा देखिएगा बेटा। मेरा 100 माइनस 14.3, ये आ जाएगा कार्बन की परसेंटेज। ठीक है बेटा, देखिएगा 100 माइनस 14.3, ये आ गया 85.7। अब देखिए बेटा, ये आ गई परसेंटेज ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है? 14.3। एम्पिरिकल फार्मूला निकालो, डिवाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 1, ये तो आ जाएगा 14.3, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 12 7.14। 7.14 इनमें से लीस्ट वैल्यू कौन सी है? 7.14। 7.14 ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा बेटा 2। तो रेशो आ गया 1:2। अब बताओ, ये इंपीरिकल फॉर्मूला है। क्या मैं कह सकता हूँ ये अल्कीन का इंपीरिकल फॉर्मूला है जिसमें एक डबल बॉन्ड है? भाई अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। तो इसका मतलब है ये अल्कीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया CH2। तो अल्कीन हो गया, कंफर्म हो गया, एक डबल बॉन्ड वाला अल्कीन। ठीक है, क्योंकि CH2 आ रहा है रेशो। अब आपने इससे देखो, ज़रा इसको गौर से देखिएगा। एक डबल बॉन्ड कंफर्म इससे करता हूँ, कैसे? ज़रा देखें। 0.280 ग्राम। कितना ब्रोमीन चाहिए इसको? 0.799 ग्राम ब्रोमीन चाहिए सैचुरेट होने के लिए। Br2 यानी एक मॉलिक्यूल या एक मोल ऑफ ब्रोमीन का मास कितना होता है? एक Br 80 होता है, तो दो Br2 हो जाएंगे 160। 160 गिव्स यू द X। आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ अल्कीन आ जाएगा इस एक Br2 से। ये देखो बेटा, 160 मल्टीप्लाई बाय 0.28 डिवाइडेड बाय 0.799 बेटा, ये आ गया 56। अब सोचो 56 ग्राम आ गया आपके पास अल्कीन के एक मोल का मास। कौन सा अल्कीन हो सकता है? C4H8। C4H8, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी आ रहा है। और से देखें, सब कुछ प्रूव हो रहा है। कैसे? आप इसका मास निकालना है, 12 × 4 + 8 56 आएगा।
ठीक है, आ जाओ बेटा। तो इसका मतलब है बेसिकली वो ब्यूटीन के लिए पूछ रहा है। सही, ब्यूटीन कंफर्म हो गया। ये जो हाइड्रोकार्बन था ये है ब्यूटीन, C4H8। व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड? अब हम इसे कर सकते हैं आगे, बहुत आसान हो गया। ब्यूटीन के स्ट्रक्चर्स बनाए, आ जाओ मेरा साथ दीजिएगा। 1 2 3 4 ब्यूटवनीन, 1 2 3 4, ये भी ब्यूटवनीन है, बस साथ में 2 पे मिथाइल लगा दिया। 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूट 2इन, 3 बन गए। इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, एक सिस और एक ट्रांस। इनमें सिस ट्रांस नहीं बन सकता, क्यों? डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 सेम ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? 4। ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों आइसोमेरिज्म को कंसीडर किया। तो क्या आंसर आया? सी। तो ब्यूटीन के बेसिकली स्ट्रक्चर और स्टीरियो आइसोमर पूछ रहा है। थोड़ा लंबा किया है उसने क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा बेटा। Which row describes the solvent used and the type of reaction occurring when bromoethane reacts with sodium hydroxide to form ethene? Elimination? ये देखो बेटा, 1CH3 से CH2Br, ये ब्रोमोईथेन है, इससे आपने इथीन बनाना है। बन गया इथीन। ब्रोमोईथेन है और उससे क्या बनाना है आपने? इथीन बनाना है। तो एलिमिनेशन हुई ना, Br हटा। और अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस यूज करो तो एसएन रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन, और अल्कोहलिक यूज करो तो एलिमिनेशन होता है। तो सब्स्टिट्यूशन वाले आंसर तो पहले हटा दो ना। अब ए और सी में से एक आंसर है। एक्वस यूज करोगे तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, हमें एलिमिनेशन चाहिए। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? अल्कोहलिक इथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। विच रो डिस्क्राइब द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन प्रोपन 1 ऑल, यानी CH3 CH2 CH2OH, प्रोपन 1 ऑल रिएक्ट्स, ठीक है, टू फॉर्म द नेम्ड कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट। ओके, देखो टाइप ऑफ रिएक्शन और कार्बन कंटेन, यानी प्रोपन 1 ऑल से बनाना है 1 क्लोरोप्रोपेन। तो क्या इस रिएक्शन का नाम एडिशन है? प्रोपन 1 ऑल से 1 क्लोरोप्रोपेन बनाना है, OH हटा के Cl लगाना है, तो क्या ये एडिशन है? जी नहीं, ये तो सब्स्टिट्यूशन है। तो ये गलत हो गया। आगे आ जाओ। कंप्लीट कंबशन ऑफ प्रोपन 1 ऑल, क्या कंप्लीट कंबशन ऑफ प्रोपन 1 ऑल कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी? जी नहीं, कंप्लीट कंबशन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी। बी गलत हो गया। सी पे आ जाएं। क्या डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपन 1 ऑल से प्रोपीन बनता है? यस। अगर मैं इधर से OH हटाऊं और यहाँ से H हटाऊं तो डिहाइड्रेशन से क्या बन जाएगा? प्रोपीन। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? राइट आंसर मस्ट बी द सी। अपनी समझ के लिए डी पढ़ लेते हैं। क्या प्रोपन 1 ऑल की रिडक्शन से प्रोपनल बनता है? जी नहीं, प्रोपन 1 ऑल की ऑक्सीडेशन से प्रोपनल बनेगा, रिडक्शन से नहीं बनेगा। तो गलत हो गया। तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 31 पे आता हूं बेटा। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स what happens when 2-chloro-2-methyl propane is warmed with aqueous sodium hydroxide? देखो बेटा, 2-chloro-2-methyl propane, 1 2 3, ये हो गया 2-chloro-2-methyl propane, ये है टर्शरी हेलोजिनो अल्केन। टर्शरी है ये, ठीक है। आगे देखो क्या बोलता है। दिस सेकेंडरी हेलोजिनो अल्केन, गलत हो गया, ये तो टर्शरी है। दिस सेकेंडरी हेलोजिनो अल्केन, गलत हो गया, ये तो टर्शरी है। दिस टर्शरी हेलोजिनो अल्केन रिएक्ट्स मोस्टली बाय SN1 mechanism. Yes, the right answer is C.
प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या प्राइमरी हेलोजिनो अल्कीन्स के अंदर SN2 रिएक्शन होते हैं और टर्शरी के अंदर SN1 होते हैं। तो सही तो कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आता हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है? How many structurally isomeric secondary alcohols are there with the molecular formula C5H12O? अच्छा, सेकेंडरी बनाने तो बेटा पेंट है ना, पेंटन 1 2 3 4 5, ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, पेंटन 2 ऑल। 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा पेंटन 3 ऑल, 2 हो गए। सेकेंडरी है, अल्कोहल सेकेंडरी होने चाहिए। अगर मैं इस कार्बन को हटा के इसके साथ लगा दूं तो ये ऐसा भी हो सकता है, एक और बन सकता है 1 2 3 4, ये मैंने इधर ही लगाया और एक कार्बन को इधर लगा दिया, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल। मेरे ख्याल से 3 ही बन सकते हैं। क्या ख्याल है आपका? 3, 3 इज राइट आंसर। और कोई पॉसिबिलिटी मुझे नज़र नहीं आ रही, और अगर आपको नज़र आ जाए तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। विच reagent कैन confirm the presence of carbonyl 2,4-DNPH does not distinguish between aldehyde and ketone? Yes, 2,4-DNPH। 2,4-DNPH सिर्फ ये बताता है कार्बोनाइल है या नहीं, एल्डिहाइड कीटोन्स है या नहीं, बस ये नहीं बताता एल्डिहाइड है या कीटोन है, उनमें डिफरेंस नहीं करता। उसके लिए आपको अलग से करना पड़ेगा टॉलिन्स रिएजेंट, फेरिंग सॉल्यूशन टेस्ट वगैरह वगैरह। तो राइट आंसर मस्ट बी द बी बेटा। आई डोंट थिंक सो किसी बच्चे ने मुझसे पूछना होगा ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाए बेटा। विच कंपाउंड गिव्स अ पॉजिटिव टेस्ट विद अल्कलाइन एक्वस आयोडीन? पहली बात यानी मीथाइल कीटोन वगैरह, या सेकेंडरी अल्कोहल विद CH3CHOH। उसके बाद है डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, यानी उसमें कायरल सेंटर ना ना हो। ये देखो ऑप्शन ए पहले चेक करो, ये कीटोन है, यस कीटोन है। ओके, तो इसका मतलब है ये मीथाइल कीटोन भी है। अगर आप इसको ज़रा थोड़ा प्यार से अलग से बनाएं तो ये ऐसा है, ये देखिएगा, डबल बॉन्ड O CH2, ये हो गया बेटा, हो गया। तो ये मीथाइल कीटोन है, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा बट अल्कलाइन एक्वस आयोडीन के साथ येलो PPT देगा। ए शुड बी द राइट आंसर। बाकी देख लेते हैं अपनी समझ के लिए। देखो आप इस ये तो देगा ही नहीं ना, इसमें तो वो है ही नहीं, सेकेंडरी अल्कोहल विद CH3CHOH भी नहीं है, और इसके अंदर मीथाइल कीटोन भी नहीं है, इसको तो दफ़ा करो। ऑप्शन सी को हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें एक कायरल नज़र आ रहा है, ये रहा, CH के साथ OH है और हाँ ये कायरल है। तो उसने कहा था कायरल ना हो, ऑप्टिकल आइसोमर ना शो कर, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी पे आ जाओ बेटा। तो ऑप्शन डी के अंदर मिथाइल कीटोन है ही नहीं, तो छोड़ दें। व्हाट्स राइट आंसर? राइट आंसर इज ए बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आता हूँ। टू सैंपल्स ऑफ कंपाउंड X were treated separately with different reagent which were added to X's. The products of these two reactions are this and this. चलो, सबसे पहले आपको हमेशा बोलता हूँ चेक किया करो कि फंक्शनल ग्रुप्स में चेंज क्या आ रहा है। देखो बेटा, ये एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड, और ये किस में चला गया? कार्बोक्सिलिक। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन हुई है, एक बात। दूसरी बात, कीटोन एज इट इज है, सेकेंडरी अल्कोहल एज इट इज है। अब सवाल ये है कि अगर ये ऑक्सीडेशन है और आपने ऑक्सीडेशन की है तो फिर तो सेकेंडरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज होकर कीटोन होना चाहिए। यस, इसका मतलब है कुछ ट्रिक है, गड़बड़ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये थोड़ी देखता है कि भाई सेकेंडरी अल्कोहल चल को जाने दे, चल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता हूँ। जी नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। दूसरी बात देखिएगा, रिएक्शन 2 देखिएगा बेटा, एल्डिहाइड अल्कोहल में रिड्यूस हो गया। देखो
कीटोन भी रिड्यूस हो गया, और से देखें सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर। इसका मतलब है यहाँ तो आपने रिडक्शन ही की है और कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया, ठीक है। ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट जो एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर दे, कीटोन को भी कर दे, सोडियम बोरोन हाइड्राइड ले लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, दोनों ही रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन 2 तो कंफर्म है, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज हुआ है। तो मैं रिएक्शन 2 के लिए सोडियम सोडियम हटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को आसान हो जाए काम। ये दो तो हट गए। अब सवाल है रिएक्शन 1 का। सोचो, अगर मैं हॉट एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट यूज करूंगा तो वो सिर्फ एल्डिहाइड को थोड़ी ऑक्सीडाइज करेगा, वो तो एल्डिहाइड के साथ साथ सेकेंडरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करके कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा तो नहीं हुआ। इसका मतलब है ये तो गलत है। अब आ जाओ ऑप्शन डी पे, टॉलिन्स रिएजेंट फॉलोड बाय HCl। देखो सुनो, टॉलिन्स रिएजेंट में क्या होता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट बनता है, यानी जब आपने इसको टॉलिन्स रिएजेंट से रिएक्ट कराया होगा तो ये वाला जो पार्ट है टॉलिन्स का, ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा, कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर हो गया। अब अगर आप इसकी एसिडिफिकेशन कर दें तो ये तो कॉन्जुगेट बेस है ना बेटा, अगर आप इसकी एसिडिफिकेशन कर देंगे, सिर्फ इस पार्ट को लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा एसिडिफिकेशन से कार्बोक्सिल। और टॉलिन्स रिएजेंट अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करते, ना ही अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते। तो इज द राइट आंसर, राइट आंसर इज डी। थोड़ी चालाकी समझ में, इट वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाइए। विच मैथड कुड प्रोड्यूस ब्यूटेनोइक एसिड, एन एसिड बेस्ड रिएक्शन इन्वॉल्विंग दिस। वही हो गया दोबारा। देखो बेटा, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कार्बो ऑक्सिलेट आयन ये कॉन्जुगेट बेस होता है। यस, आपको ब्यूटेनोइक एसिड चाहिए। 1 2 3 4। सोचो, अगर आप इसकी एसिडिफिकेशन कर दें तो बन जाएगा ना, कॉन्जुगेट बेस है, आपने इसमें एसिड डाला तो एसिड बेस रिएक्शन हो गया और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। दैट्स इट। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो ए शुड बी द राइट आंसर। अच्छा, चेक करते हैं बाकी क्यों गलत है, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है, ब्यूटानोइक नहीं देगा, पेंटानोइक देगा। बी गलत। सी पे आ जाओ, द एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस। अब सोचो, हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये वाला पार्ट एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब सोचो इसमें कितने कार्बन है, तीन। तीन कार्बन है तो क्या बनेगा, प्रोपनोइक एसिड। हमें क्या बनाना है, ब्यूटानोइक एसिड। सी गलत हो गया, डी पे आ जाओ। ये प्रोपनॉल है, प्रोपनॉल की ऑक्सीडेशन करोगे तो ब्यूटानोइक थोड़ी बनेगा, प्रोपनॉल की ऑक्सीडेशन करोगे तो प्रोपनोइक बनेगा। डी भी गलत हो गया। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द राइट आंसर इज ए बेटा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। विच एस्टर मे बी हाइड्रोलाइज टू प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट्स, वन ऑफ विच मे बी रिड्यूस टू द अदर। यानी आपने हाइड्रोलिसिस की, दो प्रोडक्ट बने, ठीक है, बन गए। उसके बाद जो कार्बोक्सिलिक बना उसे रिड्यूस करने से वापस से अल्कोहल बन रहा है। जो अल्कोहल था, यानी वो दो प्रोडक्ट में से जो एक अल्कोहल था वो कार्बोक्सिलिक अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है। चालाकियाँ, मुझे यकीन है आपको बात समझ। देखो जैसे फॉर एग्जांपल इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये मीथनॉल देगा और ये प्रोपनोइक एसिड देगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। प्रोपनोइक एसिड को आप मीथनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जी नहीं। मुझे ऑप्शन बी पे शक है, बी पे ज़रा बी को देखिएगा, बी को मैं लिखता हूँ। शक है, कंफर्म नहीं है, शक है। ज़रा देखिएगा, CH3 CH CH3 CO O CH2 CH CH3 CH3। चलो इस एस्टर को तोड़ दो, तोड़ दिया, दो प्रोडक्ट बनेंगे, देखिएगा। CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड O, और इससे क्या बनेगा, CH2 O CH CH3
CH3, ये बन गया कार्बो ऑक्जेलिक और ये बन गया एल्कोहल, दो प्रोडक्ट बन गए। अब सोचो इसको रिड्यूस करने से क्या ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है? अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करूं तो क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड, वो जो दो प्रोडक्ट बने थे उनमें से एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है? यस, हो सकता है। राइट आंसर इज बी। अब आप पढ़ लें, आपको उसकी बात समझ आ जाएगी। सही है। क्या बोला उसने शुरू में? विच एस्टर में बी हाइड्रोलाइज टू प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट्स, दीज आर द टू प्रोडक्ट्स। आगे क्या बोलता है? वन ऑफ विच, दिस इज द वन ऑफ विच मे बी रिड्यूस टू द अदर, मे बी रिड्यूस टू द, दिस इज द अदर। Hey Rizwan, question number 38 देखिएगा। Two compounds X and Y are mixed and a little concentrated sulfuric acid is added. Ester Z is found in the resulting mixture of the product. Z ester है, ठीक है। Which two compounds could X be? अच्छा, गौर से देखें इस एस्टर को। इस एस्टर में दो कंपाउंड मिक्स नहीं हुए, तीन मिक्स हुए। वो दो कह रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसे यहाँ से तोड़ूँ, यहाँ से तोड़ूँ और यहाँ से तोड़ूँ, तो ज़रा गौर से देखिएगा। O CH2 CHO CH2O, this is 1 2, this is 1 2, this is 1 2 3। तो ये 1 2 1 2 वाले तो इथेनोइक एसिड है। और से देखिए COCH3, ये प्रोपेनोइक एसिड है। और से देखिए CH3। वो कह रहा है दो प्रोडक्ट मिक्स हुए हैं, इस एस्टर में तो तीन है। इसका मतलब ये हुआ X और Y में से एक ऑलरेडी एस्टर था, यानी एक कार्बोक्सिलिक पहले से चिपका हुआ था और उसे उसने X या Y का। सही है। इसका मतलब ये हुआ। अब और से देखे ना यार, H H H, दो प्रोडक्ट। तो हम करते क्या है ज़रा देखिएगा, अब समझ में आ गई उसकी चालाकियाँ। लेट्स सी, अगर मैं इसे एज इट इज़ रहने दूं, इस वाले पार्ट को, और से देखिए OCO CH2 CH3, और इसे कह दूं X। इस पूरे को क्या कह दिया मैंने? X। और इसे कह दूं मैं Y। तो क्या मैं कह सकता हूं इस X और इस Y से ये एस्टर बन सकता है? यस। X ऑलरेडी, X का ऑलरेडी एक पार्ट एस्टर था ऑलरेडी, ठीक है। हम ढूंढ लेते हैं इथेनोइक एसिड, या उसने हो सकता है इसको Y बोला हो और इसे X बोला हो, ठीक है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मुझे लग रहा है उसने ना X इथेनोइक एसिड को बोला, क्योंकि Y में एसिड नज़र नहीं आ रहा। सही है। और X में जो है वो एसिड नज़र आ रहा है। ये तो A हटा रहा हूँ इथेनॉल, B हटा रहा हूँ इथेनॉल, C और D में से कोई एक आंसर है। अब मुझे C और D में से ये ढूंढना है, ये सही है। CH3 CH2 COO CH2 CHOH CH2OH, ये ढूंढना है। ढूंढें, यहाँ ज़रा देखिएगा। CH3 CH2 COO, फिर CH2 के बाद CHOH और CH2OH, ये देखें। CH3 CH2 COO के बाद CH2, फिर CH के साथ OH, फिर CH2 के साथ OH। ये एग्जैक्टली यही चीज़ है। गौर से देखें बेटा, अब समझे उसकी चालाकियाँ। तो उसने क्या किया था, वो जो Y था, वो Y का ऑलरेडी एक पार्ट एस्टर ही था, और उसने
और उसमें कुछ अल्कोहल थे, तो उसने बाकी अल्कोहल्स को भी क्या कर दिया, एस्टर में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। द डायग्राम शो द सेक्शन ऑफ पॉलीमर, ठीक है, विच मोनोमर। ये मैं आपको क्लास में भी कई दफ़ा करा चुका हूँ, देखो इसमें ऑलरेडी ये है ना, मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। एडिशन पॉलीमर के अंदर मैंने आपको दो ही चेंजेस बताई हैं ओ लेवल्स और ए लेवल्स के अंदर, एक कि ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट यूज़ होता है, और दूसरा बेटा कि अगर ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड हो तो पॉलीमर कैसे बनता है। तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक डबल बॉन्ड शिफ्ट यहाँ हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ये देखिएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड सो, यही चीज़ है। और से देखें, सो द राइट आंसर इज डी। तो इट्स टोटली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, लेक्चर बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 पे आता हूँ बेटा। देर आर टू नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ ब्रोमीन। वन आइसोटोप हैज़ 44 न्यूट्रॉन्स, अनदर हैज़, वैसे तो हमें पता है, आपको याद होगा, तीन चीज़ें याद रखना, क्लोरीन, ब्रोमीन और कार्बन। इग्नोरिंग फ्रैगमेंट्स को इग्नोर करो। हाउ मेनी पीक्स आर देयर विद द मास स्पेक्ट्रम ऑफ दिस, ठीक है, यानी कार्बन हाइड्रोजन फिक्स कर दिया, Br3 लिखा हुआ है, ये लो CHBr3। तो बेटा ये फिर आपको एक मुफ्त का मार्क दिया है, Br 79 79 79, CHBr 79 79 81, CHBr 79 81 81, CHBr बेटा 81 81 81। तो 1 2 3 4, राइट आंसर मस्ट बी द C। आई होप मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा बेटा। दुआओं की ख़ास दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।